गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति सन 2006। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय अधिनियम यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 इसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि विकलांग व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्ति हैं जो हमारे समाज में, उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू किया गया सन 2006 में। सन 2006 में इसको हम क्या कहते हैं कि नेशनल पॉलिसी, इसको हम क्या कहते हैं नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन, यानी राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 ये हमारा हो गया नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। इसके बारे में हम आज आपको अध्ययन कराएंगे कि ये क्या है, इसको क्यों लागू किया गया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस लगी विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए इसमें इसको क्यों लाया गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि विकलांग बच्चे यानी विकलांग बालक बालिकाओं और व्यक्तियों के लिए इस राष्ट्रीय नीति 2006 की घोषणा की गई। इसमें विकलांग बालक बालिकाओं जो हमारे समाज में असमर्थ कहे जाते हैं, तो उन विकलांग जो सामान्य बच्चों से भिन्न हैं, विकलांग बालक जो अपनी विकलांगता के कारण असमर्थ हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो राष्ट्रीय नीति सन 2006 लागू किया गया, तो इसमें क्या होता है, तो ये इनको इस शिक्षा नीति को यानी इस राष्ट्रीय नीति को 2006 में इसकी घोषणा की गई। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि इन विकलांगता के कारण ये विकलांग बालक बालिकाओं और व्यक्तियों के कल्याण हो और इनका सर्वांगीण विकास हो। तो इनके कल्याण हेतु और सर्वांगीण विकास हेतु इस अधिनियम को 2006 का राष्ट्रीय नीति अधिनियम को लागू किया गया। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय नीति 2006 क्या है विकलांग बच्चों के लिए। विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति सन 2006 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये है राष्ट्रीय नीति के अनुसार, राष्ट्रीय नीति के अनुसार इसमें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति के अनुसार विकलांग यानी राष्ट्रीय नीति के अनुसार असमर्थ विकलांग बालक जो है वो भी एक मूल्यवान संसाधन है, यानी उसकी भी इम्पोर्टेंस है। सामान्य बच्चों के साथ साथ उसको भी समाज में लाया जाए और वो एक मूल्यवान संसाधन है। तो इसके लिए हमें एक परिवेश तैयार करना है, इनके लिए समाज में लाने के लिए हमें एक परिवेश तैयार करना है जिससे वो समाज में अवसर प्रदान कर सके, उसे समाज में अवसर प्रदान किया जाए, समाज में उनकी सहभागिता प्रदर्शित की जाए, उनको अवसर मिले और उनको अधिकार मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इस निर्माण हेतु इस नीति को लागू किया गया जिससे उन्हें अब अवसर मिले, अधिकार मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए इस नीति को लागू किया गया और समाज में उनकी सहभागिता को प्राप्त किया जा सके। सामान्य बच्चों की सहभागिता के साथ साथ विकलांग बच्चों की भी सहभागिता प्राप्त हो सके इसके अंतर्गत। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय विकलांग आयोग का गठन किया गया। 15 अगस्त 2003
15 अगस्त 2003 को इस राष्ट्रीय विकलांग अधिनियम को लागू किया गया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा और 2003 को राष्ट्रीय विकलांग आयोग को गठन किया गया, राष्ट्रीय विकलांग नीति को 2003 में, और फिर राष्ट्रीय विकलांग नीति को 2005 में तात्कालिक हमारे प्रधानमंत्री, जो पहले के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको मंजूरी दे दी गई, उनके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। उसके बाद सन 2006 में, तो 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू किया गया, यानी 10 फरवरी सन 2006 को इस नीति को लागू किया गया। कब किया गया था? 10 फरवरी 1906। याद रखना, 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू किया गया। और इससे पहले भी दिव्यांग बच्चों के लिए, इससे पहले भी 2006 जो नीति को लागू किया गया, इससे पहले भी विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग छात्र छात्राओं के लिए और भी कई अधिनियम बनाए गए। इससे पहले और भी कम अधिनियम बनाए गए विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग या दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए और भी कई अधिनियम बनाए गए। और समय के साथ साथ उसमें कई बदलाव भी आए, समय के साथ साथ उसमें कई बदलाव भी आए, विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ भी आई। यानी कोई भी काम करने से पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो यानी इसमें कई प्रकार के व्यवधान आए, कई प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। अब इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए, यानी इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए, इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए नए नए नियमों को जोड़ा गया कि इन परिस्थितियों में सुधार कैसे लाया जाए, तो उसमें नई नई बातों को जोड़ा गया। तब एक संपूर्ण राष्ट्रीय नीति आयोग हमारा लागू किया गया। इसमें नए नए शब्दों को जोड़ा गया, नए नए बातों को जोड़ा गया और संपूर्ण रूप से नए अधिनियमों का निर्माण किया। ये तो आपने लिख दिया होगा। और फिर इसमें कई अधिकारों को जोड़ा गया। अब आप जानते हैं कि इस अध्ययन से पहले कौन कौन से अधिनियम आए, मैं आपको ये बताती हूँ, आप ये लिखते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा। मैं बताती हूँ कि सन 2006 से पहले जो अधिनियम लागू किए गए थे सरकार द्वारा, वो कौन कौन से अधिनियम थे। अब आप उसको लिखिए। एक तो था हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट। क्या था हमारा पहला? मेंटल हेल्थ एक्ट। इसके बारे में मैं आपको अध्ययन करा चुकी हूँ। यानी मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, ये हमारा पहला, यानी मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इसमें 2 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हुई। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इसमें 2 प्रकार की विकलांगताएं शामिल की गई। कि कौन कौन सी? एक तो हमारी आती है मानसिक विकलांगों का इलाज। क्या आता है इसमें? एक तो आता है हमारा मानसिक विकलांगों का इलाज। इस अधिनियम के तहत जो हमारा 1987 में लागू किया था, और इसका अध्ययन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो इसमें एक तो आया था मानसिक विकलांगों का इलाज। मानसिक विकलांगों का इलाज के बारे में इसमें बताया गया था। इसकी तो पूर्ण जानकारी मैंने आपको उस दिन दी थी कि मानसिक विकलांगों का इलाज कैसे कराना चाहिए, उनको चिकित्सा संबंधी सुविधाएं किस तरह से देना चाहिए, और उसमें किस किस का सहयोग होना चाहिए, यानी माता पिता का भी सहयोग, चिकित्सा अधिकारी का भी सहयोग। इसमें ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। तो मानसिक विकलांगों का इलाज और मानसिक विकलांगों का दूसरा आता है हमारा, एक इसमें आ गया हमारा मानसिक विकलांगों का इलाज, दूसरा हमारा आ गया मानसिक विकलांगों का पुनर्वास। मानसिक विकलांगों का पुनर्वास, मानसिक विकलांगों का पुनर्वास। ये हो गया हमारा मानसिक विकलांगों का पुनर्वास।
जैसे समाज में स्थापित जो लोग हैं उनका पुनर्वास किस तरह किया जाए, यानी मानसिक समाज इसमें जो लोग हैं स्थानीय स्तर के आधार पर जो लोग हैं उनका पुनर्वास कैसे किया जाए। अब हमारा दूसरा आता है RCI। अब ये दूसरा हमारा आता है RCI एक्ट 1992। RCI एक्ट 1992 ये यानी ये तो हो गया हमारा 1987। अब ये आता है हमारा 1992। इसमें क्या बताया गया था, RCI एक्ट 1992। इसमें ये है कि रिहैबिलिटेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आप नोट करते जाइएगा। इंडिया रिहैबिलिटेशन मीन्स पुनर्वास होता है, इंडिया। ये हो गया हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें पहला था CR, इसमें पहला था हमारा CR, RCI की स्थापना, RCI की स्थापना। एक तो हमारा इसमें RCI की स्थापना थी, दूसरा था हमारा, एक तो इसमें था हमारा RCI की स्थापना, दूसरा था हमारा NGO की ट्रेनिंग, यानी NGO की ट्रेनिंग। एक थी हमारी इसमें NGO की ट्रेनिंग। NGO की ट्रेनिंग के बारे में तो आप जानते होंगे, जैसे कि हमारा स्थानीय स्तर पर जो समितियां बनाई जाती हैं। NGO ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या आता है, जो स्थानीय स्तर के आधार पर जो हमारी समितियां बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारा वृद्धाश्रम है, स्थानीय स्तर पर जो समितियां बनाई जाती हैं वो आती है NGO ट्रेनिंग के अंतर्गत। जैसे हमारा वृद्धाश्रम है, वृद्ध लोगों के लिए जो वृद्धाश्रम बनाए गए हैं और अनाथ बच्चों के लिए जो अनाथालय खोले गए हैं, तो ये हमारा NGO के अंतर्गत आता है। अब हमारा नंबर 3 आता है PWD एक्ट 1995। PWD एक्ट 1995 PWD एक्ट विकलांग व्यक्ति अधिनियम। ये हमारा आता है विकलांग व्यक्ति अधिनियम। इसमें 7 प्रकार की विकलांगों को मान्यता दी गई है। PWD एक्ट 1995 इस अधिनियम में 7 प्रकार के विकलांगों को मान्यता दी गई है। अब वो 7 प्रकार के विकलांग कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा आता है, अब ये आप लिखते जाइए, जैसे है हमारा अंधापन। यानी कोई व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति यदि वो अंधा है तो उसको किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वो किस तरह से सीख सकता है, उसको किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वो भी समाज में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके, कि हमें उसे किस तरह का अध्ययन कराना है एक अंधे व्यक्ति को। या तो इसमें हमारा आता है PWD एक्ट 1995 में एक तो आ गया हमारा अंधापन, दूसरा हमारा आता है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि का मतलब होता है बच्चों कि अल्पदृष्टि यानी जो कमजोर दृष्टि वाले हैं। अंधापन तो एक अलग हो गया, जो पूर्ण रूप से अंधे हैं यानी ब्लाइंड। जो ब्लाइंड होते हैं, अपन ने देखा होगा स्टेशन पे भी कई लोग मिलते हैं जो अंधे होते हैं, तो वो भी जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं, अपने आप ही धीरे धीरे चलते हैं, यूँ कर करके शायद से चलते हैं और वो जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो यानी वो पूर्ण रूप से अंधे हैं, यानी ब्लाइंड कहते हैं इसे। और ये हमारा आता है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि का मतलब होता है कम दृष्टि, यानी उनकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है, तो वो आती है हमारी अल्पदृष्टि के अंतर्गत। अब आता है हमारा तीसरा आता है हमारा श्रवण बाधित मीन्स क्या होता है बच्चों, कि जिन्हें सुनने में बाधा होती है, यानी जो ठीक से सुन नहीं सकते, उनके सामने कुछ जोर से बोलना पड़ता है, यानी उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है,
उनके सामने तेज तेज बोल के बताना पड़ता है, तब वो सुन पाते हैं ठीक से। तो जिसमें ये श्रवण रूप से यानी सुनने में जिसको बाधा होती है वो आते हैं श्रवण बाधित के अंतर्गत। अब हमारा आता है गामक बाधा, पांचवा चौथा आता है हमारा गामक बाधा। ये आप बताते जाइएगा, मैं फिर इसको अभी रफ करूंगी। गामक बाधा, गामक बाधा का क्या मतलब होता है? गामक बाधा, गामक बाधा मीन्स होता है हमारा जैसे बोलने में दिक्कत हो, जैसे बोलने में दिक्कत हो, यानी वो गूंगा हो, जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है, बोलने बार बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज़ अंदर से नहीं निकल पा रही है, यानी गूंगा है, फिर वो अपनी बात इशारों से कहता है। जो व्यक्ति गूंगा है तो वो अपनी बात इशारों से कहता है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है। तो इसलिए अब इसके बाद हमारा आता है निवारण योग यानी कुष्ठ रोग। पांचवा आता है हमारा निवारण योग, निवारण रोग यानी कुष्ठ रोग, निवारण योग कुष्ठ रोग। ये हमारा आता है अगला पॉइंट है, ये आप नोट करते जाइएगा। निवारण योग कुष्ठ रोग, जो बच्चों को कुष्ठ रोग होता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब हमारा अगला आता है जैसे मानसिक मंदता। छठा हमारा आता है मानसिक मंदता। जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, ये भी मैं आपको अध्ययन करा चुकी हूँ, इसका भी मानसिक मंदता यानी जो मानसिक रूप से मंद बालक है उनको किस तरह पढ़ाना है, किस तरह उनको समझाना है, तो ये जिनको हम मंदबुद्धि कहते हैं, तो ये मानसिक मंदता के अंतर्गत आता है। अब हमारा सातवां पॉइंट आता है मानसिक बीमारी। अब हमारा सातवां पॉइंट आता है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी मैंने आपको बताया है जो मस्तिष्क में पक्षाघात हो जाता है, यानी चोट लगने के कारण या किसी के जन्म से ही होता है, यानी मस्तिष्क में जो पक्षाघात हो जाता है, जो आघात होता है, तो ये हमारा हो गया मानसिक बीमारी कि इसमें मानसिक बीमारी क्या है। तो ये 7 प्रकार की इसमें बीमारियां हो गई। अब ये आपको समझ में आया होगा, ये इसमें हो गई 7 प्रकार की बीमारियां। और ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इसमें 2 प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया है, जैसे मानसिक विकलांगों का इलाज और मानसिक विकलांगों का पुनर्वास। अब इसके 87 के बाद हमारा होता है 92 में, फिर 92 के बाद आता है हमारा 95 में, यानी 92 में ये आया था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI एक्ट 1992। इसमें RCI की स्थापना है, इसमें NGO की ट्रेनिंग। अब तीसरा आता है PWD एक्ट 1995, ये हमारा आता है 1995 का। जैसे इसमें 7 प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है। जो हमारा PWD एक्ट है 1995, इसमें 7 प्रकार की बीमारी को बताया गया है, जैसे अंधापन है, अल्पदृष्टि है, श्रवण बाधित है, तो इस तरह से श्रवण बाधित है, गामक बाधा, निवारण योग कुष्ठ रोग है, मानसिक मंदता है और इसमें मानसिक बीमारी से संबंधित। अब हमारा अगला आता है, अब बच्चों हमारा अगला क्या आएगा, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। अब ये 3 तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हमारा अगला, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। अब हमारा अगला आता है नंबर 4। नंबर 4 में आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नंबर 4 में आता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ये मैंने आपको परसों बताया था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ये हमारा हो गया 1999 का। अभी मैंने आपको बताया था 87 के बारे में कि कौन सा अधिनियम 87 में चला, उसके बाद में 92 का, फिर 95 का, अब हमारा आया 99 का। और 5वां पॉइंट हमारा होगा सन 2006 का, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में आपको अध्ययन करा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा नेशनल ट्रस्ट, ये हमारा है नेशनल ट्रस्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, ये हमारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। इसका मैं आपको मैंने परसों बताया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि विकलांग बालक
व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्भर बनाना ही इसका मेन उद्देश्य था। यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, इसका था राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का मेन उद्देश्य यही था कि विकलांग बालक बालिकाओं को किस तरह उनको आत्मनिर्भर बनाना है कि जिससे वो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो स्वयं ही संपन्न कर दें, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो उनको मेन उद्देश्य इसका यही था कि उन विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसमें 2 अन्य विकलांगता शामिल की गई। इसमें 2 प्रकार की विकलांगता शामिल की गई। एक तो हमारा आता है आत्मविमोह, यानी आत्मविमोह या स्वलीनता, आत्मविमोह या स्वलीनता। इसके बारे में मैंने आपको बताया था स्वलीनता। स्वलीनता मैंने आपको उस दिन समझाया था, यानी ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में मैंने बताया था किस तरह का बच्चा ऑटिज्म अनुभव करता है कि जिसमें बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है और जब बोलता है तो उस बात को बार बार रिपीट करता है। इस प्रकार उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं हो पाती है, यानी स्वलीनता। यानी जो ऑटिज्म मैंने आपको बताया था, स्वलीनता का क्या मतलब होता है? ऑटिज्म, इसमें बच्चा अपनी बात को बार बार बोलता रहता है और इससे उसकी किसी प्रकार किसी से दोस्ती भी नहीं हो पाती है, बार बार उसी बात का रिपीटेशन करता रहता है। तो ये भी एक बीमारी है, यानी आत्मविमोह या स्वलीनता। दूसरा आता है हमारा मस्तिष्क पक्षाघात। दूसरा आता है हमारा मस्तिष्क पक्षाघात। ये किससे संबंधित है? मैंने आपको इसके बारे में बताया था, यानी सेरेब्रल पॉलिसी, जो मैंने अभी इसको आपको बताया था, सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल पॉलिसी यानी मस्तिष्क पक्षाघात, जो मस्तिष्क पर किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, यानी चोट लगने के कारण या जो जन्म से ही होती है, किसी प्रकार की चोट लग जाती है जिससे व्यक्ति को परेशानी होती है, जिसके कारण वो विकलांग बन जाता है, विकलांग हो जाता है। तो इसमें 2 बीमारियों के बारे में बताया गया है। अब हमारा अगला आता है विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आता है हमारा विकलांग बच्चों की, ये 6वां पॉइंट हमारा आता है विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006, शिक्षा नीति 2006 इसके बारे में है। विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसकी मुख्य बातें हैं। इसकी मुख्य बातें क्या है? ये 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। मैं आपको इसके पॉइंट दिखा दे रही हूँ, आप इसको भी नोट करके जाइएगा क्योंकि ये इसी के बारे में चल रहा है। राज्य विकलांग ये 4 तो मैंने आपको समझाई दी है, यानी 1987 का, 1992 का, 1995 का, 1999 का, अब हमारा होता है सन 2006 का। तो आप इसके बारे में लिखिए, इसमें क्या विशेषताएं हुई कि इसमें मुख्य बातें क्या थी। ये 10 फरवरी 2000, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। 2006 को लागू किया गया था। 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। लागू किया गया, इसको सामाजिक न्याय एवं नंबर 2, इसको सामाजिक न्याय एवं, ये आप नोट कर लो, ये इसको सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, न्याय एवं सशक्तिकरण, इसको सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
लागू किया गया था। लागू किया गया था। इसको सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ये इसकी दूसरी बात है। अब तीसरी बात इसकी आती है, इसमें इस अधिनियम में यानी राष्ट्रीय नीति अधिनियम में इसमें 6 से 18 वर्ष तक 6 से 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। 6 से 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। जैसे बच्चों, मैंने अभी आपको इतने दिन से समझाया था, जो मैंने बताया था 6 से 14 वर्ष, मैंने आपको ये बात बताई थी कि 6 से 14 वर्ष तक विकलांग बच्चों के लिए, यानी इसमें 6 से 14 वर्ष तक का समय था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चे, यानी सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो घर घर जाकर उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। जब मैंने आपको समझाया था कि जिसमें कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कुछ लोग चाय की दुकान पर लगा देते हैं, कुछ पान की दुकान पर लगा देते हैं, तो इसलिए और उनके अभिभावकों को भी जाकर ये समझाना है, और उनके अभिभावक भी लालच में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा कमा के ला रहा है, तो ये गलत है। तो इसमें ये बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन इस अधिनियम के तहत, यानी 2006 के अधिनियम के तहत 6 से 18 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई थी। क्योंकि इसमें 4 साल की छूट दे दी गई विकलांग बच्चों के लिए। तो इसमें 14 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि इसमें विकलांग बच्चों के लिए 4 साल की छूट दे दी गई। अब हमारा अगला आता है, इसमें इनको 3 बच्चों को आरक्षण मिलती है। इसमें 3% बच्चों को आरक्षण मिलती है। यानी विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण दिया जाता है। 3% का आरक्षण मिलती है। 3% बच्चों को आरक्षण मिलती है। ये आप नोट करते जाइएगा। अब हमारा अगला है विश्व विकलांग दिवस, यानी प्रत्येक वर्ष नंबर 5, प्रत्येक वर्ष विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को, ये बात भी याद रखने की है कि 3 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विकलांग दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब इस नीति में 4 उद्देश्य थे, ये तो आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल पॉलिसी, 2006, ये तो समझ में आई होगी आपको। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो 2006 को लागू की गई थी, इस बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया और इसके 5 पॉइंटों के बारे में बताया कि इसमें किस किस तरह के जो इससे पहले जो हमारे अधिनियम लागू किए गए थे, यानी 2000 से पहले जो हमारे अधिनियम लागू किए गए थे वो कौन कौन से थे, उसमें किस किस प्रकार की बीमारियाँ आई, किस किस प्रकार की उसमें बीमारियाँ थी विकलांग बच्चों से संबंधित। इस चीज़ का मैंने आज आपको अध्ययन कराया। कल मैं आपको इसके एम्स पढ़ाऊंगी, यानी उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कराऊंगी।
तो ये हमारा हो है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति 2006 को लागू किया गया था। ये किस कारण से हुआ था और इससे पहले कौन कौन सी नीतियाँ थी, उन सबों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं कल आपको इसके उद्देश्य लेकर आऊँगी कि इस नीति में कौन कौन से उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों का निर्माण क्यों किया गया। विकलांग बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना ही इस नीति का मेन उद्देश्य था कि इस नीति को जिससे विकलांग बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका कल्याण हो। इस नीति का मेन उद्देश्य क्या था, यही था कि इस नीति का कि इसमें विकलांग बालक बालिकाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए उनका कल्याण हो, उनको सर्वांगीण विकास प्राप्त हो, जिससे वो सामान्य बच्चों के साथ भी अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके समाज में, और वो समाज में अपने को उनसे अलग ना समझे और समाज में अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके। अपने आप में अपने अंदर कोई हीन भावना लेकर नहीं आए कि हम सामान्य बच्चों की भांति कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार ने कितने प्रकार के व्यवधान चलाए, कितने प्रकार के नियम लगाए, इसमें नियमों को लागू किया गया जिससे विकलांग बच्चे अपने लिए किसी कारण से कोई भी उनके अंदर हीन भावना ना उत्पन्न हो कि हम सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, यानी उनकी भी हमें प्रोग्रेस करानी है समाज में, जिससे वो भी सामान्य बच्चों की भांति बन सके। आज का टॉपिक बच्चों ये समाप्त होता है। थैंक यू।